गाइस, हाउ आर यू। स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल लर्निंग जीएस वाला में। दोस्तों, आज एनसीईआरटी भूगोल क्लास 6 को हम क्लास 6 के एनसीईआरटी भूगोल के प्रत्येक चैप्टर को कंप्लीट करा दिया गया है मेरे चैनल पे। अब क्लास 7 एनसीईआरटी भूगोल आज से आपको मिलेंगे और जो भी चैप्टर हैं बहुत जल्द ही इसको भी समाप्त कर लिया जाएगा। ओके, चलिए शुरू करते हैं। लंबी छुट्टियों के बाद जब रवि स्कूल जा रहा था तब उसने देखा कि उसके स्कूल के निकट के खेल के मैदान में खुदाई हो गई थी। वहीं एक मैदान उनके खेलने के लिए वहां पर था। लोगों ने बताया कि वहां अनेक फ्लैटों वाली एक बड़ी इमारत बनेगी। जब रवि को समझ में आया कि मुलायम घास, गेंदे के फूल एवं तितलियों वाला विशाल मैदान अब हमेशा के लिए नष्ट हो चुका है, तो उसकी आंखों से आंसू छलकने लगे। उसने यह बात अपने सहपाठियों को बताई। सुबह की सभा में प्रधानाचार्य ने भी बहुत उदासी से कहा, देखो कैसे हमारा पर्यावरण बदल रहा है। कक्षा में पहुंचकर रवि ने अपने शिक्षक से पूछा, पर्यावरण क्या है? जो कुछ भी आप अपने आसपास देखते हो, शिक्षक ने बताया। पर्यावरण क्या है? तो शिक्षक ने बताया कि जो कुछ भी अपने आसपास देखते हो। रवि कहने लगा, इसका अर्थ है स्कूल, भवन, मेज, कक्षा में रखी कुर्सियां, यहाँ तक कि खुला मैदान, सड़क, कूड़ा करकट, मेरे दोस्त, ये सभी हमारे पर्यावरण के अंग हैं। शिक्षक ने कहा, हाँ, लेकिन जरा रुको, कुछ वस्तुओं का निर्माण प्रकृति ने किया है, जैसे पर्वत, नदियां, पेड़, प्राणी, जबकि अन्य का निर्माण मानव ने किया है, जैसे सड़क, कार, कपड़े, किताब आदि। अब दो छात्र मिलकर कार्य कीजिए। अपने निकट बैठे सहपाठी के साथ मिलकर प्रकृति और मानव द्वारा निर्मित वस्तुओं की सूची बनाइए। ये रवि, परमजीत, जेशो, मुस्तफा, आशा सभी यह सूची बनाने के लिए उत्सुक थे। इकबाल ने पूछा, हमारा पर्यावरण क्यों बदल रहा है? शिक्षक ने उत्तर दिया, ऐसा ही हमारी जरूरतों के कारण होता है। ये दिन प्रतिदिन बढ़ती रहती है। देखिए, यहाँ एक कूट है, आप इसको भी पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। पर्यावरण हमारे जीवन का मूल आधार है। यह हमें सांस लेने के लिए हवा, पीने के लिए जल, खाने के लिए भोजन और रहने के लिए भूमि प्रदान करता है। मानव इस प्राकृतिक पर्यावरण में कैसे परिवर्तन करता है? कार का धुआं वायु को प्रदूषित करता है, पानी को पात्र में एकत्रित किया जाता है, भोजन को बर्तनों में परोसा जाता है और भूमि पर कारखानों का निर्माण होता है। मानव कार, मिल, कारखानों में बर्तनों का निर्माण करता है। इस प्रकार से मानव प्राकृतिक पर्यावरण में परिवर्तन करता है। ये हुआ। चलिए अब आगे देखते हैं। आप ये देखिए, वायुमंडल, जलमंडल, ये प्राकृतिक व्यवस्थाएं, वायुमंडल, जलमंडल, स्थलमंडल। पर्यावरण के घटक, मानव निर्मित इमारत, पार्क, पुल, सड़क, देख रहे हैं ना, स्मारक, उद्योग, ये मानव है। मानव द्वारा ये देखिए, एक व्यक्ति, परिवार, समुदाय, एक व्यक्ति का से ये परिवार बना, फिर एक समुदाय बना, फिर धर्म से जुड़े हैं, शिक्षा से जुड़े हैं, आर्थिक, राजनैतिक, विभिन्न मानव चीज अपने क्रियाकलापों से जुड़ा हुआ है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, कूट में जीवीय क्या है? सजीव प्राणियों का संसार। जीवीय क्या होता है? सजीव प्राणियों का संसार, जैसे पादप एवं जंतु। अजीवीय क्या होता है? देखिए, निर्जीव पदार्थों का संसार, जैसे स्थल। तो जीवीय और अजीवीय में अंतर को समझिए।
सजीव प्राणियों का संसार जीवीय, निर्जीव प्राणियों पदार्थों का संसार। यहाँ प्राणी वहाँ पदार्थ, तो प्राणी जो है सजीव होता है, पदार्थ अजीवीय होता है जैसे स्थल, और यहाँ पादप एवं जंतु। अब देखिए इसको, देखिए पर्यावरण के घटक ऊपर आपको दिखाया गया है। इसलिए हम प्राकृतिक वातावरण में परिवर्तन करते हैं और कभी कभी उसे नष्ट भी कर देते हैं। ऊपर के वार्तालाप से आप समझ गए होंगे कि किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले लोग, स्थान, वस्तुएं एवं प्रकृति का पर्यावरण, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। पर्यावरण किसे कहते हैं? तो पर्यावरण किसी भी जीवित प्राणी के चारों ओर पाए जाने वाले कुछ भी लोग, स्थान, वस्तु, प्रकृति को पर्यावरण कहते हैं। यह प्राकृतिक एवं मानव निर्मित परिघटना का मिश्रण है। तो पर्यावरण में प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों आता है। प्राकृतिक पर्यावरण में पृथ्वी पर पाए जाने वाले जीवीय एवं अजीवीय दोनों परिस्थितियां सम्मिलित हैं। जीवीय जैसे पादप जंतु, अजीवीय स्थल। चलिए आगे देखते हैं। जबकि मानवीय पर्यावरण में मानव की परस्पर क्रियाएं, उनकी गतिविधियां एवं उनके द्वारा बनाई गई रचनाएं सम्मिलित होती हैं। ये देखिए शब्द उत्पत्ति। पर्यावरण यानी एनवायरमेंट शब्द की उत्पत्ति फ्रेंच शब्द एनवायरोनेर या एनवायरोनेर से हुई है, जिसका अर्थ है पड़ोस। तो इसका क्या अर्थ होता है? एनवायरोनेर का पड़ोस। और एनवायरमेंट की उत्पत्ति या पर्यावरण किससे हुई है? फ्रेंच भाषा से हुई है। प्राकृतिक पर्यावरण देखते हैं। भूमि, जल, वायु, पेड़ पौधे एवं जीव जंतु मिलकर प्राकृतिक पर्यावरण बनाते हैं। स्थल मंडल, जल मंडल, वायुमंडल एवं जयमंडल से आप पहले से ही परिचित होंगे। आइए हम इनके संबंध में कुछ तथ्यों की जानकारी प्राप्त करते हैं। पृथ्वी की ठोस परपटी या कठोर ऊपरी परत को स्थल मंडल कहते हैं। यह चट्टानों एवं खनिजों से बना है एवं मिट्टी की पतली परत से ढका होता है। यह पहाड़, पठार, मैदान, घाटी आदि जैसी विभिन्न स्थलाकृतियों वाला विषम धरातल होता है। ये स्थलाकृतियां महाद्वीपों के अलावा महासागर की सतह पर भी पाई जाती है। स्थल मंडल वह क्षेत्र है जो हमें वन, कृषि और मानव बस्तियों के लिए भूमि, पशुओं को चराने के लिए घास स्थल प्रदान करता है। यह खनिज संपदा का भी एक स्रोत है। ये देखिए, आओ कुछ करके देखते हैं। अपने आसपास के स्थल को देखिए और आपके पड़ोस में भूमि का उपयोग किस किस प्रकार हो रहा है उसकी सूची बनाइए। ये देखिए, अपने घर एवं स्कूल में आप जो कुछ पानी उपयोग करते हैं वह कहाँ से आता है? हमारे दैनिक जीवन में पानी के विभिन्न उपयोगों की सूची बनाइए। क्या आपने किसी को पानी व्यर्थ करते देखा है? तो कैसे करता है ये देखिए। जलमंडल और जलमंडल, जयमंडल, जयमंडल, वायुमंडल, वायुमंडल ये ऊपरी एकदम आकाश की ओर, जयमंडल पानी की ओर, स्थल मंडल जहाँ की पर हम निवास करते हैं। ये हमारा घर है, बस चलती है, रोड है, ट्रैक्टर चलता है। ये पर्यावरण का क्षेत्र हुआ। जल के क्षेत्र को जलमंडल कहते हैं। यह जल के विभिन्न स्रोतों जैसे नदी, झील, समुद्र, महासागर आदि जैसे विभिन्न जलाशयों से मिलकर बनता है। यह सभी प्राणियों के लिए आवश्यक है। पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। तो प्रश्न बनता है कि वायुमंडल क्या होता है? वायुमंडल किसे कहते हैं? तो पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत, देखिए ध्यान रखिएगा, वायु की पतली परत। यदि ये ऑप्शन में बनाए कि वायुमंडल में वायु की पतली परत होती है, मोटी परत होती है, सामान्य होती है, तो यहाँ ध्यान रखना है कि पृथ्वी के चारों ओर फैली वायु की पतली परत को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल अपने चारों ओर के वायुमंडल को थामे रहता है। वायुमंडल के बैलेंस का कारण क्या है? तो ग्रेविटेशन यानी कि पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण। यह सूर्य की झुलसाने वाली गर्मी एवं हानिकारक किरणों से हमारी रक्षा करता है। इसमें कई प्रकार के गैस, धूल कण एवं जलवाष्प उपस्थित रहते हैं। वायुमंडल में परिवर्तन होने से मौसम एवं जलवायु में परिवर्तन होता है। जब वायुमंडल परिवर्तित होता है तो मौसम एवं जलवायु में भी परिवर्तन होने लगता है।
पादप एवं जीव जंतु मिलकर जैव मंडल या सजीव संसार का निर्माण करते हैं। तो जैव मंडल में कौन कौन आते हैं? पादप एवं जीव जंतु दोनों आते हैं, पेड़ पौधे और जीव जंतु, ये जैव मंडल के अंग हैं। यह पृथ्वी का वह संकीर्ण क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल एवं वायु मिलकर जीवन को संभव बनाते हैं। ये देख लीजिए, पारितंत्र जो अभी हम पढ़ेंगे, पारितंत्र का अर्थ क्या होता है? वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं। देखिए, पारितंत्र क्या होता है, ध्यान से समझ लीजिएगा। वह तंत्र जिसमें समस्त जीवधारी, सभी जीवधारी आपस में एक दूसरे के साथ तथा पर्यावरण के उन भौतिक एवं रासायनिक, दोनों भौतिक एवं रासायनिक कारकों के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, जिसमें वे निवास करते हैं। ये सब ऊर्जा और पदार्थ के स्थानांतरण द्वारा संबंध है। तो ये सब कैसे एक दूसरे से जुड़े हैं? तो ऊर्जा और पदार्थ एक दूसरे को स्थानांतरण के माध्यम से अपना बैलेंस बनाते हैं। तो पारितंत्र क्या है? अब देखिए, रवि की कक्षा के एक एनसीसी कैंप में जेसी ने आश्चर्य से कहा, कितनी मूसलाधार वर्षा हो रही है, इससे मुझे अपना केरल याद आ गया। तुम सबको आकर देखना चाहिए कि कैसे हरे भरे खेतों एवं नारियल के बागानों में लगातार बारिश होती रहती है। तभी जैसलमेर के रहने वाला हीरा ने आश्चर्य से कहा, हमारे यहाँ वर्षा होती ही नहीं है, हमें तो दूर दूर तक केवल कीकर एवं रेत ही नजर आती है। लेकिन वहाँ ऊंट भी तो मिलते हैं, रवि ने कहा, क्योंकि आप जानते होंगे राजस्थान के बालू में ऊंट बहुत मिलते हैं। कीकर है, ये देखिए बत्तख को कीकर बोलते हैं। और ये बारिश का मौसम, कला आर्ट बनाया गया है पारितंत्र का। अब देखिए हमारा पर्यावरण। तो हीरा ने कहा, तब हीरा क्या कहता है, ऊंट तो मिलेंगे ही, जब तुम हमारे रेगिस्तान आओगे तो तुम्हें सांप, छिपकली और अनेक कीट भी देखने को मिलेंगे। रवि हैरत में पड़ गया। विभिन्न स्थानों पर पाए जाने वाले जीव जंतु, वनस्पति एवं लोगों के रहन सहन के तरीके इतने भिन्न क्यों हैं? क्या सभी का एक दूसरे के साथ संबंध है? बिल्कुल बहुत संबंध है, शिक्षक ने कहा। सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु एवं मानव अपने आसपास के पर्यावरण पर आश्रित होते हैं। प्रायः वे एक दूसरे पर आश्रित हैं। जीवधारियों का आपसी एवं अपने आसपास के पर्यावरण के बीच का संबंध ही पारितंत्र का निर्माण करता है। अधिक वर्षा वाले वन, घास स्थल, रेगिस्तान, पर्वत, झील, नदी, महासागर एवं छोटे से ताल का भी एक पारितंत्र हो सकता है। क्या आपको लगता है कि जिस पार्क में रवि एवं उसके मित्र खेलते थे वह भी एक पारितंत्र बनाता था? अब देखिए, ये थोड़े कुछ तथ्य हैं, इनको भी देख लीजिए। क्या आप जानते हैं प्रत्येक वर्ष 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? ये ध्यान रखिएगा, विश्व पर्यावरण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 5 जून को। ठीक। वस्तु विनिमय पद्धति, यह क्या होती है? यह वस्तुओं की अदला बदली का व्यापार है जिसमें धन का प्रयोग नहीं होता है। स्पष्ट इस शब्द से ही समझ में आ रहा है, वस्तु विनिमय पद्धति, वस्तु, धन नहीं, इसमें धन का कोई जगह नहीं है। वस्तुओं को आदान प्रदान करके व्यापार कर लिया जाता है, यह वस्तु विनिमय पद्धति होता है। चलिए देखते हैं मानवीय पर्यावरण। मानव अपने पर्यावरण के साथ पारस्परिक क्रिया करता है और उसमें अपनी आवश्यकता के अनुसार परिवर्तन करता है। प्रारंभिक मानव ने स्वयं को प्रकृति के अनुरूप बना लिया था। उनका जीवन सरल था एवं आसपास की प्रकृति से उनकी आवश्यकताएं पूरी हो जाती थीं। समय के साथ कई प्रकार की आवश्यकताएं बढ़ी। मानव ने पर्यावरण के उपयोग, उसमें परिवर्तन करने के कई तरीके सीख लिए। उसने फसल उगाना, पशु पालना एवं अस्थायी जीवन जीना सीख लिया। पहिए का आविष्कार हुआ, आवश्यकता से अधिक अन्न उपजाया गया। वस्तु विनिमय पद्धति का विकास हुआ, वस्तु का व्यापार आरंभ हुआ एवं वाणिज्य का विकास हुआ। औद्योगिक क्रांति से बड़े पैमाने पर उत्पादन प्रारंभ हो गया। परिवहन तेज गति से प्रारंभ हुआ। सूचना क्रांति से पूरे विश्व में संचार सहज और द्रुत हो गया। क्या आप जानते हैं कि आप गर्मी में रसीला तरबूज एवं सर्दी में भुनी हुई मूंगफली खाना क्यों पसंद करते हैं?
प्राकृतिक एवं मानवीय पर्यावरण के बीच सही संतुलन होना आवश्यक है। मानव को पर्यावरण के साथ समरसता से रहने एवं उसका उपयोग सीखना चाहिए। देखिए, रवि की कक्षा में मिजोरम की एक लड़की है नूरी। वह अक्सर अपने स्थान की हरियाली की बात करती रहती है। खेल का मैदान नष्ट होने के कारण रवि की उदासी देखकर नूरी ने उसे आने वाले छुट्टियों में अपने घर मिजोरम आने को कहा। रवि के शिक्षक ने सभी बच्चों से कहा कि छुट्टियों में वे जिन स्थानों पर जाएंगे वहां के भूदृश्य, घरों एवं लोगों को क्रियाकलाप का चित्र बना कर लाएं। ठीक है, ये देखिए आपका यहाँ समाप्त होता है, लेकिन कुछ यहाँ तथ्य है, ये भी आप देख लीजिए। आओ कुछ सीखें। अपने पड़ोस के कुछ बुजुर्ग व्यक्ति से बात करें एवं निम्न जानकारी प्राप्त करें। जब वे आपकी उम्र के थे तब उनके आसपास कैसे पेड़ थे? उस समय के घर के अंदर खेले जाने वाले खेल कौन थे? उस समय उनका पसंदीदा फल क्या था? गर्मी एवं सर्दी का मौसम वे कैसे बिताते थे? प्राप्त जानकारी का दीवार बुलेटिन बोर्ड पर प्रदर्शित करें। इससे क्या होगा कि पर्यावरण के बारे में आपको विस्तृत जानकारी प्राप्त होगी। अब देखिए यहाँ आपको कुछ, इनमें से कौन प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? देखिए, प्राकृतिक पारितंत्र, इस तरह से प्रश्न आप यदि अच्छे से अध्ययन किए होंगे तो सभी प्रश्नों को बना सकते हैं और ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो कौन सा प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो प्राकृतिक मरुस्थल जो है प्राकृतिक रूप से तैयार होता है, वन प्राकृतिक रूप से होता है, ताल को जो है खुदाई करके निर्माण करवाया जाता है, तो ये मानव निर्मित है। तो दो, इस तरह से ये प्रश्न बनते हैं और ध्यान से आप समझेंगे। पारितंत्र प्राकृतिक और मानव निर्मित दोनों तरह के होते हैं। तो मानव निर्मित माने जो मानव से निर्माण हुआ है, ताल मानव करता है, इसलिए पारितंत्र नहीं है। ठीक है, इस तरह से आप सभी प्रश्नों को बना सकते हैं। कौन सा मानवीय पर्यावरण का घटक नहीं है? पर्यावरण का घटक जो है समुदाय है, स्थल है, धर्म नहीं होता है। तो इस तरह से आप जो है ये सभी प्रश्नों को बना सकते हैं, बड़े आसानी से देख सकते हैं। ओके, तो आज का सेशन समाप्त होता है। उम्मीद करते हैं इसे रिवीजन कर लीजिएगा, एक 2 3 4 बार पढ़कर। आपका कंप्लीट पर्यावरण से क्वेश्चन खूब पूछता है, ईवीएस में भी। ओके, चलिए।